बहुजन क्रांति मोर्चा, वामसेप एवं सभी सहयोगी संगठन तथा भारत मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगी संगठन इनके द्वारा महामानव जीवन संदेश अभियान अंतर्गत 31 राज्यों के 562 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1 लाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये 1 लाख कार्यक्रम के 1,000 सेंटर हम लोगों ने बनाए और 1,000 सेंटर के माध्यम से हम लोग 1 लाख कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के लोग ये 1 लाख कार्यक्रम सही में लेंगे क्या, तो उसका मैं थोड़ा फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया में जो 42 साल में हम लोगों ने काम किया, आज 31 राज्य, 550 जिला, 5,000 तहसील, 22,000 ब्लॉक और करीबन 2,500 गांव में आज हमारा संगठन कार्यरत है। पहले अकेले वामन मेश्राम साहब देश भर में घूमते थे, संगठन खड़ा करते थे, मीटिंग लेते थे, प्रशिक्षण लेते थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते थे। आज 42 साल में वामसेप में हजारों लोग, मीटिंग लेने वाले, बोलने वाले, भाषण देने वाले लोग तैयार हुए। ये जो 42 साल की जो मेहनत संगठन के द्वारा पूरे देश भर में हम लोगों ने की, उसका ये नतीजा है कि हर जाति समूह में लीडरशिप पैदा हुई। सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, फोर्थ लाइन लीडरशिप जो है संगठन ने खड़ी की और पूरे ऑल इंडिया से हम लोगों ने 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया और ये 10,000 लोगों के द्वारा हम 1 लाख कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति अगर 10 कार्यक्रम भी लेता है तो 10,000 लोग 1 लाख कार्यक्रम पूरे कर सकते हैं। यह अभियान हम लोगों ने 11 अप्रैल से शुरू किया और ये अभियान करीबन जुलाई महीने तक चलने वाला है। ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अब 2021 में हम लोग 1 लाख कार्यक्रम ले रहे हैं और 2022 में 6 लाख गांव में अभी ये सामूहिक जयंती महोत्सव हम लोग अगले साल मनाने वाले हैं 6 लाख गांव में। और इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए अभी से संगठन के द्वारा सेंट्रल से एक व्यक्ति को रिलीज किया गया जिनका नाम है DR ओल सर। इनकी जिम्मेदारी अभी संगठन के द्वारा लगाई गई है कि 2022 में 6 लाख कार्यक्रम कैसे लिया जाए। इस पर अभी 1 साल पहले से ही उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। साथियों, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयंती लोग मनाना चाहते हैं, सरकार मनाने देना नहीं चाहते। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती सरकार नहीं मनाती है, जनता मनाती है। सरकार बाबा साहब आम्बेडकर को भुलाना चाहती है, जनता भूलना नहीं चाहती। जनता गांधी को भूलना चाहती है, सरकार भुलाने नहीं देता। ये फर्क है। सरकार बाबा साहब को भुलाना चाहती है, जनता भूलती नहीं है, जयंती मनाती है, अब जो रुपया खर्चा करती है।
भारत की जनता गांधी जी को भूलना चाहती है, लेकिन सरकार भूलने नहीं देना चाहती। इसीलिए भारत सरकार 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पूरे देश भर में सरकार मनाती है। दूसरी बात, अगर हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य अगर मर जाए तो हम लोग उसकी जयंती नहीं मनाते, अपने बाप की जयंती हम लोग नहीं मनाते। महापुरुषों की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जिस महामानव की जयंती हम लोग मनाना चाहते हैं, तो उस महामानव का मकसद, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उस मकसद को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर उस मकसद को अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो शायद जो कार्य हम लोग करना चाहते हैं वो कार्य हम लोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती देश भर में नहीं तो पूरे विश्व में मनाई जाती है। करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, और खास करके भारत में जयंती मनाने का जो तरीका हमारे लोगों ने डेवलप किया, वो तरीका क्या है? तो 14 अप्रैल आ गई कि कार्यक्रम डिज़ाइन करते हैं, डीजे लगाते हैं, और डीजे लगाने के बाद नाच गान होता है। जय 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 भीम हमारे लोग कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं, और अब्जों रुपया खर्चा करते हैं जयंती के ऊपर। भोजन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, भोजन दान देते हैं उस दिन। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, जब आंकड़ा हम लोगों ने निकाला कि अगर 6 लाख गांव में अगर हमारे लोग जयंती अगर इस प्रकार से मनाते हैं तो अब्जों रुपया खर्च होता है। मतलब हमारे लोग नाच गान के ऊपर, भोजन दान के ऊपर हमारे लोग अब्जों रुपया खर्चा करते हैं। जयंती समाप्त होने के बाद हमारे लोग सो जाते हैं, और फिर साल भर जगते नहीं हैं। फिर अगले साल जब 14 अप्रैल आती है, उस वक्त फिर हमारे लोग जाग जाते हैं, फिर और जयंती मनाते हैं और सो जाते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा ने, हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि जो अब्जों रुपया समाज का बेवजह जयंती के ऊपर खर्चा हो रहा है, अगर वो अब्जों रुपया में से अगर 10% भी, हमने जब आंकड़ा निकाला तो करीबन 6 अब्ज रुपया, 6 अब्ज रुपया जयंती के ऊपर, बाबा साहब के जयंती के ऊपर पूरे देश भर में खर्चा होता है। इसका आंकड़ा होता है 600 करोड़। अगर 600 करोड़ रुपया अगर हमारे लोग अगर जयंती के ऊपर अगर खर्चा करते हैं, अगर वो 10% भी अगर आंदोलन के ऊपर खर्चा किया तो हमारा आंदोलन समाज का बड़े तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कि हमारे महापुरुषों की जयंती किस प्रकार से हम लोगों ने मनानी चाहिए, उसका क्या पर्पज होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1 लाख कार्यक्रम हम लोगों ने लगाए। साथियों, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है भक्त और दूसरा है अनुयायी। हमारे महापुरुष हमारे समाज में अनुयायी पैदा करना चाहते थे, लेकिन हमारे समाज में अनुयायी कम और भक्त ज़्यादा पैदा हुए। भक्तों का क्या काम है? भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना कि कोई आएगा
और हमारी समस्या को समाधान करेगा, तो ऐसी तीसरी शक्ति के ऊपर भक्त लोग जो है वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कोई आएगा और मेरी समस्या का समाधान करेगा। इसीलिए भक्त दिन रात भक्ति करता रहता है, मुक्ति का मार्ग ढूंढते रहता है। तो ऐसे भक्त पैदा हुए, गांव देहात में पैदा हुए, जाति जाति में भक्त पैदा हुए। हमारे समाज में अनुयायियों की जरूरत है। अनुयायी किसे कहते हैं? महापुरुषों का अधूरा कार्य जो लोग पूरा करते हैं उसे अनुयायी कहते हैं। जयंती तो हर साल आती है और हर साल हमारे लोग जयंती मनाते हैं। अगर जयंती मनाना ही अगर ये हमारा पर्पज है, तो फिर हम लोग महापुरुषों का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, उस मकसद को हम लोग पूरा नहीं कर सकते अगर हम लोग जयंती मनाते रहे। तो इसीलिए महापुरुषों के मकसद, जिस मकसद के लिए उन्होंने ज़िंदगी लगाई, वो मकसद हमारे समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अधूरा कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। साथियों, एक किस्सा बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में हुआ कि बाबा साहब आम्बेडकर जीवित थे और बॉम्बे दादर के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और बाबा साहब आम्बेडकर को निमंत्रण दिया। बाबा साहब जब निमंत्रण देने के लिए लोग जब बाबा साहब आम्बेडकर के पास में आए और बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब, हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, कार्यक्रम पत्रिका हम लोगों ने छाप दी है, उस कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन करने के लिए आना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसे आलतू फालतू कार्यक्रमों में जाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। बोले, गधो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरी जयंती मना रहे हो। बाबा साहब आम्बेडकर के 3 गुरु थे। धार्मिक गुरु तथागत गौतम बुद्ध थे, आध्यात्मिक गुरु संत कबीर थे, सामाजिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले थे। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी भी अपने 3 गुरुओं की जयंती नहीं मनाई, ना ही उनका कभी जय जयकार किया, कभी नहीं किया। 3 गुरु थे उनके जीवन के, लेकिन कभी उनका जय जयकार करने में बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को ये बात बताई कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आता, मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरी जयंती आप लोग मना रहे हो। लोगों ने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, आखिरी बार आऊँगा, लेकिन इसके बाद में ऐसे कार्यक्रम आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। और उस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगाओ। ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही। उसके बाद में जब 17 अगस्त 1952 में बॉम्बे में बाबा साहब आम्बेडकर का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मेरे दृष्टि से कुछ काम अभी भी अधूरे हैं। केवल मेरा नाम लेकर जय जयकार करने की बजाय मेरे दृष्टि से जो काम महत्वपूर्ण है उसकी पूर्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो।
ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में ये बात कही और ये बात प्रकाशित हुई है खंड नंबर 18 भाग 3 में और प्रकरण है 297 पेज नंबर 316 318। ये क्या है खंड? जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो छपकर गवर्नमेंट ने बाहर निकाले हैं उसमें वॉल्यूम नंबर 18 में ये लिखा हुआ है। ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, जो बात बॉम्बे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कही वो राइटिंग एंड स्पीचेस में छपकर आई। छपकर आने के बाद ये बात बामसेब को पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जय जयकार करने के लिए मना की थी, लेकिन हमारे लोग जय जयकार करने में माहिर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, जय जयकार ही करते रहते हैं। और इसी बात को, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 में कही, इसी बात को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया और ये सब्जेक्ट अभी हम लोग 1 लाख कार्यक्रम लेकर 1 लाख जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब पूरे देश भर में 5000 तहसील में, यानी एक तहसील में हम लोगों ने 20 सेंटर बनाए। 5000 मल्टीप्लाई 20 सेंटर, ये 1 लाख कार्यक्रम होते हैं और 1 लाख कार्यक्रम में ये सब्जेक्ट बनाकर हम लोग लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि जय जयकार मत करो, अधूरा कार्य पूरा करो। अब किसी भी व्यक्ति का अगर अधूरा कार्य अगर पूरा करना है तो क्या करना होगा? जब तक उस व्यक्ति के पूरे कार्य के बारे में अगर जानकारी ना हो तो क्या हम अधूरा कार्य पूरा कर सकते? नहीं कर सकते। जब तक पूरे कार्य के बारे में जानकारी ना हो, क्या हमारे समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में जानकारी है? सवाल नंबर 1। तो 42 साल के रिसर्च में ये बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में हमारे समाज को मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो कौन सा अधूरा कार्य रहा, ये कैसे मालूम होगा? भाषण देने से थोड़ी होगा, सिर्फ माइक पर बोलने से थोड़ी होगा कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, बाबा साहब ने कहा था। अरे भाई, कौन सा अधूरा कार्य है? ये तो लोगों को समझाना पड़ेगा। ये तभी आप समझा सकते हो जब बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे कार्य के बारे में आपको जानकारी हो। पूरा कार्य तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के लिए लगाता है, क्या वो मकसद अभी तक पूरा हुआ? ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो पूरा काम आपको समझ में आएगा। फिर कौन सा काम बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी लगा सकते हैं। ये मामला है। जिस आदिवासियों को गिरिजन कहा जाता है, जिस ओबीसी को इस देश में पिछड़ा कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर उनको एक नई पहचान देना चाहते थे। और ये जो छुआछूत हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ख़त्म करना चाहते थे। और ये कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने नंबर 1 पर रखा था। अपने जीवन का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था कि मैं वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करूँगा, जाति व्यवस्था को ख़त्म करूँगा। और जब अवसर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई और हजारों सालों का ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ एक लाइन में आर्टिकल 13 में खत्म कर दिया कि ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होगा
जो हमारे समाज में विषमता फैलाए, उच्च नीचता का व्यवहार करे, ऐसे किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने पर 26 जनवरी 1950 से पाबंदी लगाई जाती है। आर्टिकल 13 में ये बात कही, जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उद्देश्य निर्धारित किया था कि मैं छुआछूत खत्म करूंगा, वर्ण व्यवस्था खत्म करूंगा। दूसरा उद्देश्य बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन का बनाया था, और बनाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। ये प्रेरणा गुरुचंद ठाकुर से बाबा साहब आम्बेडकर ने ली थी। गुरुचंद ठाकुर जी ने क्या कहा था कि जिस समाज का होगा राजा, वो समाज होगा ताजा। जिस समाज का होगा राजा, वो समाज होगा ताजा। ये गुरुचंद ठाकुर जी से प्रेरणा बाबा साहब आम्बेडकर ने ली, और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। शासन करती जमात बनाना ये बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन का दूसरा उद्देश्य था। क्या बन गए हम लोग? हमने कांग्रेस को शासन करती जमात बनाया, हमने बीजेपी को शासन करती जमात बनाया, हमने कम्युनिस्टों को शासन करती जमात बनाया, हमने टीएमसी को शासन करती जमात बनाया। इस बंगाल का अगर उदाहरण लिया जाए तो कांग्रेस ने 25 साल राज किया, कम्युनिस्टों ने 34 साल राज किया, टीएमसी ने 10 साल राज किया, और ये तीनों भी दल जो है इस देश में ब्राह्मणों के दल है। देश का अगर विचार किया जाए तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, बीजेपी ने 19 साल राज किया। दो ही पार्टियों ने देश के ऊपर राज किया। अगर ये दो दलों का इतिहास देखा जाए तो इसके निर्माता और चलाने वाले लोग भी ब्राह्मण हैं। गुरुचंद ठाकुर जी ने कहा कि जिस समाज का होगा राजा, वो समाज होगा ताजा। आज ब्राह्मण को राजा आप लोगों ने बनाया, ब्राह्मण ताजा है, उसका विकास हो रहा है, उसके समाज का विकास हो रहा है। राजा बनाने की बात गुरुचंद ठाकुर जी ने हम लोगों को कही थी कि खुद राजा बनो। हमने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी और बीजेपी को राजा बनाया। वही बात बाबा साहब आम्बेडकर ने कही कि जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। हमने कांग्रेस को शासन करती जमात बनाई, हमने बीजेपी को शासन करती जमात बनाई। यह उद्देश्य था बाबा साहब आम्बेडकर का, उनके जीवन का। तीसरा उद्देश्य था, बाबा साहब आम्बेडकर ने तीसरा उद्देश्य निर्धारित किया था अपने जीवन का कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। और वो करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, उसकी बदौलत बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और हम लोगों को सेफगार्ड दिए, सुरक्षा दी और संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए। लेकिन शासक कोई और है, अधिकार हमारे लिए है, संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन देश चलाने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग हमारे ना होने की वजह से ये सारा सत्यानाश इस देश में हुआ। ये तीन उद्देश्य थे, ये बाबा साहब आम्बेडकर के तीन उद्देश्य थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्य, अछूत, आदिवासियों का अलगीकरण, ये खत्म करना उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था शासन करती जमात बनाना, और तीसरा उद्देश्य था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। और इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने तीन योजनाएं बनाई। ये तीन उद्देश्य को सफल करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने योजना बनाई। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता
जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो किसी भी काम को अपने जिंदगी का मकसद बनाता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो कार्य आप करना चाहते हो, रिजल्ट 4 चीजों से आता है कि जो कार्य आप करना चाहते हो सबसे पहले उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट से आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट से आपका परफॉर्मेंस डेवलप होगा और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। जो कार्य आप करना चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट। कोई भी आयरा गैरा नत्तु गैरा अपने जीवन में सफल नहीं होता। सफल कौन होता है? जो अपने जिंदगी का मकसद निर्धारित करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सिर्फ अच्छा हेतु रखने से सही काम नहीं होता। प्लानिंग कन्वर्ट इनटू एक्शन, आपको प्लान बनाना होगा, एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हो कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, अच्छा हेतु है, लेकिन ये सफल कब होगा? जब आपने जो मकसद निर्धारित किया अगर उस पर आप अमल करोगे, प्लान बनाओगे और प्लान बनाकर अमल करोगे तो अपने उद्देश्य में सफल होगे। तो बाबा साहब ने उद्देश्य निर्धारित किया और सफल करने के लिए बाबा साहब ने 3 योजनाएं बनाई थी। उसमें पहली योजना थी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मिला हमको? नहीं मिला। दूसरी योजना थी बाबा साहब अम्बेडकर की सेपरेट सेटलमेंट। हमारे लोगों का सेपरेट बंदोबस्त करना चाहते थे। अगर जिनके साथ अछूत का व्यवहार हो रहा है, मान लीजिए अगर वो समूह को एक जगह पर अगर रखा जाए तो क्या वो एक दूसरे के साथ अछूत का व्यवहार करेंगे? क्या अछूत ही अछूत के साथ व्यवहार कैसे करेगा? एक अछूत दूसरे अछूत के साथ अछूत का व्यवहार कैसे करेगा? नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि हमारे लोगों को सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए। और तीसरी योजना बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। ये तीसरी योजना थी। पहली योजना सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरी योजना सेपरेट सेटलमेंट और तीसरा भारतीय संविधान। ये 3 योजना बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्य किया। अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करके कार्य किया। जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्य, अछूत, इसको खत्म करना चाहते थे, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य शासन करती जमात बनाना और तीसरा उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। ये 3 उद्देश्य के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई। ये जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर ने लगाई और ये कार्य करते वक्त जिनको अपना गुरु मानते थे उनकी भी जयंती मनाने के लिए उनके पास समय नहीं था, बल्कि उनके जयंती के अवसर पर वो लोगों को समाज प्रबोधन करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे। इसलिए आप लोग वाम से भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ के जितने भी ऑफशूट विंग है, आप लोग देखते होंगे कभी भी हम लोग मेहमानों का स्वागत करने के चक्कर में हम लोग कभी रहते नहीं रहते। आप लोगों ने देखा? हाँ, महापुरुषों के फोटो है, उनको माल्यार्पण कर दो, हो गया, स्वागत सबका हो गया। जो बातें आपको बताई जा रही, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है वो संघर्ष ही इतिहास है। महापुरुषों का संघर्ष इतिहास है और इतिहास से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है
और वो प्रेरणा हम लोगों ने लेनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने जीवन में कार्य किया, उस कार्य को ये पूरा करने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, जो योजना आप लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर की जो योजनाएं आप लोगों को बताई, जो उद्देश्य आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिस समाज को 26 जनवरी 1950 के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब आम्बेडकर ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करके, लक्ष्य निर्धारित करके समाज को जगाने का काम शुरू किया। तो 50 के पहले हमारे समाज को अधिकार से वंचित किया गया था। जिस समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया था, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना पूरा समय लगाया। अब ये प्रतिनिधित्व क्या है? तो 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब पैदा हुए और 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में आए। पहली बार सार्वजनिक जीवन में 1916 में आए, तब बाबा साहब की उम्र सिर्फ 25 साल की थी और 25 साल का नौजवान अंग्रेज़ों को 1918 में चिट्ठी लिख रहा है, एक मेमोरेंडम दे रहा है। 25 साल का नौजवान, वो क्या मेमोरेंडम था? क्योंकि 1918 में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया था। क्योंकि दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है और जाति के आधार पर हमारे साथ में उच्च नीचता का व्यवहार होता है, अछूत का व्यवहार होता है, ये जाति के आधार पर होता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने एक मेमोरेंडम लिखा और मेमोरेंडम में क्या बात कही? अंग्रेजों को कहा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दीजिए, हम हमारी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। तब बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र 27 साल की थी, सार्वजनिक जीवन में 25 साल में आए। 2 साल बाद ही साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया 1918 में, और बाबा साहब ने वो मेमोरेंडम साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने रखा कि हमें भीख मत दो, पैसा भी मत दो, हमें आपकी सहानुभूति भी नहीं चाहिए। अंग्रेजों को कहा, अगर आप कल्याण करना चाहते हो हमारा, विकास करना चाहते हो हमारा, तो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो, हम हमारी समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। और इस मेमोरेंडम को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया और अंग्रेज हम लोगों को जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार थे। जातवार प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। क्योंकि अंग्रेज जब भारत में थे तो भारत के जनता का विकास एवं कल्याण करने के लिए अंग्रेजों ने 1871 से जाति आधारित गिनती शुरू कर दी थी, जो गिनती 1941 तक चलती आई। तो जातवार प्रतिनिधित्व अंग्रेज देने के लिए तैयार थे। जैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर ने मेमोरेंडम अंग्रेजों के पास में दिया, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? तेली तंभोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। अब बंगाल के लोगों को लगेगा कि हमारे जाति का तो नाम नहीं लिया, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो महाराष्ट्र की जातियां हैं, हमारी तो है ही नहीं। भारत में 6743 जातियां हैं।
अगर बाल गंगाधर तिलक अगर 6743 जातियों का अगर नाम लेता तो उसका मुंह फट नहीं जाता। तो इसलिए 2-3 जातियों का नाम लिया भाषण में, 2-3 जातियों का, कि तेली तंबोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यानी वो कह रहे थे चमार को जाकर क्या चमड़े का काम करना है संसद में। मामला समझ में आ रहा? वो कह रहे थे ये, लेकिन बोले नहीं माइक पर। तेली को कह रहे हैं कि तेल निकालना है संसद में। ब्राह्मणों ने तेली जाति जो नरेंद्र मोदी की है उसको लेकर ब्राह्मणों ने कहा कि तेली का मुंह मत देखो। साला अभी प्रतिदिन उसका मुंह देख रहे ब्राह्मण। ये तो संविधान की वजह से हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि सुबह सुबह किसी भी तेली का चेहरा ही मत देखो, नहीं तो दिन आपका खराब जाएगा, अशुभ जाएगा, लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी का मुंह बगैर देखकर साला उनका काम नहीं होता, देखते ही रहते हैं। अभी कुनबी जात है महाराष्ट्र में, कुनभट गाली है। गाली देकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा 1918 में, जैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर ने मेमोरेंडम दिया कि हमें प्रतिनिधित्व दे दो, भीख भीख मत दो, पैसा मत दो, प्रतिनिधित्व दो, तो बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि साला अगर इस SC ST OBC को जाति के आधार पर अगर प्रतिनिधित्व मिल जाए तो ये लोग संसद में चले जाएंगे, ये लोग विधानसभा में चले जाएंगे, ये लोग एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा। क्योंकि अंग्रेज 15 अगस्त 1947 में जब अंग्रेज गए तब अंग्रेज की पॉपुलेशन सिर्फ 11.5 लाख थी और ब्राह्मण सिर्फ 45 लाख थे। 50 लाख भी नहीं थे, आधा करोड़ भी नहीं थे, 45 लाख थे। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि इस समाज को अगर प्रतिनिधित्व मिल जाए तो हमारे हाथ में क्या बचेगा। तो कार्यक्रम लेकर महाराष्ट्र में यवतमाल में कार्यक्रम लिया, यवतमाल जिला है महाराष्ट्र का, अकोला में कार्यक्रम लिया, उधर पंढरपुर में, कोल्हापुर में कार्यक्रम लिया। कार्यक्रम लेकर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तेली तंबोड़ी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यानी हमारे समाज को वो संसद में जाने देना नहीं चाहते। संसद और विधानसभा, ये विधेय पालिका जो है, ये कानून बनाने का मामला है, जनता के हित एवं कल्याण का कानून बनाने का मामला है। और कानून बनाने वाली प्रक्रिया में ब्राह्मण लोग हम लोगों को जाने देना नहीं चाहते थे। फिर 1928 में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम का विचार अंग्रेजों ने किया और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। और जब साइमन कमीशन जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में आया तो साइमन कमीशन को गो बैक के नारे दिए गए। गांधी जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया, काले झंडे दिखाए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक का आंदोलन चला। लाला लाजपत राय शहीद हुए। साइमन गो बैक के आंदोलन में जलियांवाला बाग का बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। यानी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी ने सैकड़ों लोगों को शहीद किया। सैकड़ों लोगों को ही नहीं बल्कि लाला लाजपत राय को भी गांधी ने शहीद किया, हम लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले इसलिए। हमारे महापुरुषों का कौन सा अधूरा कार्य है जो हमें पूरा करना है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर बार बार कह रहे थे, इसके लिए प्रयास कर रहे थे, जो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं। भारत में जलियांवाला बाग होने की वजह से
जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से साइमन वापस चला गया और फिर चर्चा करने के लिए 1932 में आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, भारत के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 4 मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी। पहली मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरी मांग थी ड्वेल वोटिंग, तीसरी मांग थी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और चौथी मांग थी एडल्ट फ्रेंचाइज। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ होता है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट वोटर होगा, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट होगा, शेड्यूल ट्राइब वोटर होगा। अगर ये अमल में आया तो ओबीसी भी कहेगा कि हमारा भी कैंडिडेट तो हमारा ही वोट होना चाहिए। फिर मुसलमान भी कहेगा कि हमारा ही कैंडिडेट हमारा ही वोट होना चाहिए, क्योंकि 1907 में जो लखनऊ करार हुआ मुसलमानों के साथ में, तो मुसलमानों को रियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था 1907 में। जो लखनऊ पैक्ट हुआ मुसलमानों के साथ में, तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध क्यों किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया, अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, अगर ऐसे ही SC ST को सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल जाए तो मामला तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि SC ST 22.5% है और मुसलमान 30%। 22.5 और 30 कितना होता है? 52%। अगर SC ST और मुसलमान ही अगर भाईचारा बन जाए तो ये देश के हुक्मरान बन जाएंगे। समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ बंगाल का, जहाँ पर जिस राज्य में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग का जो भाईचारा था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग का जो भाईचारा इस बंगाल में था गुलाम भारत में, तो इस बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे SC ST के लोग, और बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री बनता था उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। SC ST और मुसलमानों का भाईचारा था, तो बंगाल में SC ST और मुसलमानों का राज था। इस भाईचारा को तोड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में फसाद किया, राइट्स किया, नमशूद्राय वर्सेस मुस्लिम लोगों के बीच में। आज भी नमशूद्राय लोगों को लगता है कि मुसलमानों ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया। करने वाला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डायरेक्टर नमशूद्राय लोगों के ध्यान में अभी तक नहीं आया। जो एक्टर था वो लोगों के ध्यान में आता है, तो बराबर है, पिक्चर का हीरो ही ध्यान में रहेगा ना, डायरेक्टर थोड़ी ना ध्यान में रहता है। जो बातें आपको बताई जा रही, तो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तिलक को लगा अगर ये SC ST को अगर मिल जाए तो मामला बिगड़ जाएगा, गांधी को लगा अगर ये SC ST को मिल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाद में OBC भी कहेगा कि हमारी संख्या इतनी है तो हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और यही प्लान बाबा साहब अम्बेडकर का था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से इस देश में हम SC ST OBC और मुसलमानों का संख्या के अनुपात में अगर प्रतिनिधित्व चुनकर जाएगा तो इस संसद पर हम SC ST OBC और मुसलमानों का राज होगा। क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। संख्या के आधार पर ब्राह्मण गांव के किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। वो देश पर राज करना तो दूर का ही मामला है अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो। ड्वेल वोटिंग क्या था? आज रिजर्व सीट से SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। 131
लेकिन 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसद नहीं है। संसद में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो 131 सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर चले गए। फिर दोबारा चुनाव होता है। बाबा साहब ने कहा फिर दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव में बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार जरूर होगा, ताकि ब्राह्मण भी हमारे वोट के बलबूते पर या ब्राह्मण हमारे वोट पर निर्भर रहे। जब तक हम लोग वोट ना दे तब तक ब्राह्मण चुनकर ना जाए। ये था ड्वेल वोटिंग, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से 131 आपने चुनकर भेज दिए कैंडिडेट। अब बाकी के कैंडिडेट के लिए दोबारा चुनाव होता, दोबारा चुनाव में हमारा कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, सिर्फ हमको वोट देने का अधिकार होता, तो फिर ब्राह्मण आपके पास आता, हाथ जोड़ता और कहता कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मुझे थोड़ा वोट दीजिए। तो आप कहते आपने धर्म ग्रंथ लिखे, आपने मनुस्मृति लिखी, और उसमें कहा ढोल गवार पशु, उसमें कहा कि हमको शिक्षा का अधिकार नहीं है। हम अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमारे आंखें फोड़ी जाएगी, अगर कुछ सुनेंगे तो कान में तेल डालेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमारी जीभ काट देंगे। ऐसा आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमको अछूत बनाया गया है। पहले ये काम करो, ये आपके धर्म ग्रंथ जो है इसको खत्म करो, उसके बाद में हमारे पास वोट मांगने के लिए आओ। कुछ लोग कहते आपके बाप जादों ने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास ने, और उसमें कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं के पास अगर ब्राह्मण वोट मांगने के लिए जाता तो महिलाएं कहती कि आपने हमको ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये आपने लिखा, अभी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो पहले एक काम करो कि वो तुलसीदास ने लिखा हुआ रामचरितमानस जो है वो त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है, वहां जाकर डुबो करा, फिर हमारे पास आ। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, और प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार क्या है? तो लंदन में चुनाव में कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता था और वोट देने का अधिकार किसको था? जो पढ़ा लिखा, जो एजुकेटेड व्यक्ति है और जो इनकम टैक्स पे करता है, उसको ही लंदन में चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार था, उसको ही वोट देने का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित बना कर रखा, इसलिए हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसीलिए हमारे समाज के पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने संपत्ति से हमारे समाज को वंचित रखा, इसलिए हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। इस वजह से हमारे लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते। एक तो पढ़े लिखे भी लोग नहीं है और इनकम टैक्स पे करने वाले भी लोग नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमें वोट का अधिकार उम्र के आधार पर दिया जाए, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो गवार हो, लेकिन उम्र के आधार पर दिया जाए। उम्र निर्धारित की गई 21 साल, फिर राजीव गांधी ने उसको अमेंडमेंट करके 18 साल उम्र निर्धारित हुई कि जो 18 साल का व्यक्ति होगा उसको वोट का अधिकार होगा, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो थम्सअप हो, कुछ भी हो, उसको अधिकार होगा। इसलिए तो महाराष्ट्र का कन्नमवार थम्सअप था, अंगूठा छाप, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। जो बात आपको बताई जा रही है ये प्रौढ़ मताधिकार की वजह से हुआ, नहीं तो शूद्र अति शूद्र को वोट का अधिकार नहीं था, राजा बनने का अधिकार नहीं था SC ST OBC माइनॉरिटी को। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, रानी ने बच्चा पैदा किया, राजा बन जाता था, बच्ची पैदा हुई, रानी बन जाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट से राजा पैदा होने का कार्यक्रम खत्म किया और बाबा साहब ने कहा कि रानी जरूर बच्चे को जन्म देगी लेकिन वो राजा नहीं होगा। बच्चे को जन्म देना ये रानी का अधिकार है,
बच्चे को जन्म देना ये एक महिला का अधिकार है, वो उसके पास रिजर्व है, लेकिन जो पैदा होगा वो डायरेक्ट राजा नहीं होगा। और राजा बनने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रौढ़ मताधिकार के अंतर्गत इस जनता को दिया कि राजा कौन चुनेगी और राजा कौन बनेगा, तो ये जनता निर्धारित करेगी राजा कौन होगा। ये 4 मांगे थी: सेपरेट इलेक्टोरेट ड्वेल वोटिंग, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 4 मांगे बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने रखी थी। अंग्रेजों ने इस मांगों को स्वीकारा भी था, लेकिन जो 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा कि अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं है। ये बात गांधी जी ने कही। फिर जब बाबा साहब का समय आया तो बाबा साहब ने कहा अगर अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, तो गांधी जी को मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, उसके जवाब गांधी जी को मांगता हूं। पहला सवाल पूछा, क्या गांधी जी के समाज के लोग हमारे समाज के लोगों को कुएं पर पानी भरने देते हैं? गांधी जी चुप। क्या गांधी जी के समाज के लोग हमारे लोगों के साथ में मिल बैठकर खाना खाते हैं? गांधी जी चुप। तीसरा सवाल था, क्या गांधी जी के समाज के लोग अपनी लड़की हमारे समाज में शादी कराते हैं या हमारे लड़की से गांधी के समाज में शादी किया जाता है, यानी रोटी बेटी का व्यवहार होता है? गांधी जी चुप। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि गांधी के समाज के लोग सछूत हैं और हम अछूत हैं। तो सछूत और अछूत का धर्म ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यहां पे जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, जिनको अभी आरएसएस के लोग हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था में अतिशूद्र कहा गया, जिनके साथ अछूत का व्यवहार किया गया, तो गांधी जी के समाज के लोग पवित्र लोग और हम लोग अपवित्र लोग, तो पवित्र और अपवित्र लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए माय लॉर्ड बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि हमें जो 4 मांगे हमने रखी उस पर विचार विमर्श करके हमें सेपरेट अधिकार दिया जाए। अंग्रेजों ने बाबा साहब की इन बातों को माना और 17 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, जातीय निवाड़ा उसे बोलते हैं, वो घोषित हुआ और हम लोगों को ये 4 अधिकार मिले। हम कह सकते हैं कि 1916 में बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया और 1932 में इस SC ST को इनके अगर आज़ादी का और अधिकार मिलने का अगर कोई प्रारंभ दिन है तो वो 17 अगस्त 1932 का कम्युनल अवार्ड है। ये अधिकार अंग्रेजों ने एक्सेप्ट करने के बाद में गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर कुछ नहीं कहा और बाहर आकर पत्रकारों को इकट्ठा किया और गांधी जी ने कहा कि मैं जान की बाजी लगाऊंगा, लेकिन मिस्टर आम्बेडकर के अधिकार कदापि मान्य नहीं होने दूंगा। इस वजह से भारत में दंगा फसाद शुरू हुए, लोगों को काटना पीटना शुरू हुआ। इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को बॉम्बे में पकड़ा। जब बॉम्बे में उतरे गांधी जी, लंदन से आए, बॉम्बे में जहाज से उतरे, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने पकड़ा और पुणे के एरवाड़ा जेल में डाल दिया। बॉम्बे से पुणे 2-2.5 घंटे की जर्नी है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। बॉम्बे में पकड़ा और पुणे के एरवाड़ा जेल में गांधी जी को डाल दिया ताकि भारत में कोई दंगा फसाद ना हो, शांति और सुव्यवस्था बनाई रहे।
इसलिए गांधी जी को पुणे के एरवाड़ा जेल में डाल दिया और गांधी ने 21 दिन का आमरण उपोषण किया। हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने 21 दिन का आमरण उपोषण किया और जो 4 मांगे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर लाई थी, 24 सितंबर 1932 में जो पुणे करार हुआ, जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच में जो पुणे पैक्ट हुआ, उस पुणे पैक्ट में गांधी जी ने हमारी 2 मांगे खत्म की और सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट गांधी ने लागू किया। आप लोग सोचेंगे, अगर लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार लाए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा आंदोलन चला रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर क्यों किया? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। बाबा साहब ने सिग्नेचर इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब को मजबूरन वो सिग्नेचर करनी पड़ी, क्योंकि 21 दिन जो आमरण उपोषण गांधी जी ने शुरू किया था, उस बीच में गांधी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोगों के घर जलाना शुरू किए, बहू बेटियों की इज्जत लूटना शुरू की, काट पीटना शुरू किया था। और ये मैसेज जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास में आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा और कहा कि जो अधिकार मैं लड़ झगड़ कर लंदन से लाया हूँ, अगर हमारे समाज के लोग ही अगर जीवित नहीं रहेंगे तो ये अधिकार किस काम के? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिग्नेचर की। लेकिन दूसरे ही दिन 25 सितंबर 1932 में बॉम्बे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम लिया और कार्यक्रम लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो पुणे करार गांधी जी के बीच में मेरे साथ जो हुआ, इस पुणे करार की वजह से हमारे समाज में अब दलाल और भड़वे पैदा होंगे। टूल्स ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज। एजेंट अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसका अनुवाद दलाल होता है, देसी हिंदी में भड़वा होता है, पैदा हुए। टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज मतलब हथियार पैदा किए। आज भी अगर हमारी किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो हर जाति जाति में दलाल पैदा किया और वही दलाल चुनाव के दौरान जाति को मैनेज करते रहता है। इसीलिए 74 साल हो गए तथाकथित आजादी को, अभी तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये गांधी जी निर्माता है, उसका निर्माता गांधी जी है। दलालों का मसीहा गांधी जी, जिसने जाति जाति में दलाल पैदा किया। पंजाब में पटियाला में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्यक्रम लिया, उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पुणे करार की वजह से कुत्ते पैदा हुए। बाबा साहब ने कहा कुत्ते पैदा हुए। आगे कहा अगर ये भौंकने वाले कुत्ते पैदा होते तो थोड़ा अच्छा होता, ये साले दुम हिलाने वाले कुत्ते पैदा हुए। मालिक के पीछे दुम ही हिलाते रहते हैं। मतलब बाबा साहब का ऑब्जर्वेशन कुत्तों के प्रति काफी परफेक्ट था। इनका मालिक कौन है? कांग्रेस है। इनका मालिक कौन है? बीजेपी है। इनका मालिक कौन है? कम्युनिस्ट है। इनका मालिक कौन है? टीएमसी है। दुम ही हिलाते रहते हैं कुत्ते सरीखे। जो बातें आपको बता रहा हूं कि हमारे महापुरुषों का अधूरा कार्य कौन सा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई। हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में गांधी जी ने प्रतिनिधित्व का अधिकार ही खत्म कर दिया। इस वजह से दलाल पैदा हुए। रिजर्वेशन इज ए फंडामेंटल राइट। ये करार क्या था? ये सिर्फ 10 साल के लिए था। बाबा साहब और गांधी जी के बीच का करार 10 साल के लिए था। यानी 1932 में अगर करार हुआ
तो 32 के बाद 42 में खत्म होना चाहिए था, नहीं खत्म हुआ, फिर से रिन्यू हुआ। फिर 42 के बाद 52 में खत्म होना चाहिए था, नहीं खत्म किया। हर 10 साल बाद कोई मांग करो या ना करो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते ही रहते हैं। हमारे समाज को नौकरी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, शिक्षा का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन है, उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरित कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। लेकिन पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए कोई धरना नहीं निकलता, कोई मोर्चा नहीं निकलता, कोई आंदोलन नहीं होता, बेझिझक बढ़ा देते हैं 10 साल में। किसी को पूछते नहीं है। किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। छात्र अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। महिलाएं रोड पर उतरी हुई है, उनकी समस्या का समाधान नहीं है। पॉलिटिकली रिजर्वेशन की मांग कोई नहीं करता है, फिर भी हर 10 साल बाद वो लोग बढ़ाते रहते हैं। अभी इस बार 2021 में मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेखवाल साहब, ये दोनों ने पत्र भेजे अभी भारत सरकार को कि आपने जो इस बार रिजर्वेशन जो आपने बढ़ाया, पॉलिटिकली रिजर्वेशन, ये पॉलिटिकली रिजर्वेशन आपने किसको पूछकर बुलाया? क्या इस संदर्भ में कोई संसद में मीटिंग ली या कोई चर्चा ली या सदन में इस पर कोई चर्चा हुई? अगर ऐसा हुआ है तो हमें जानकारी दिया जाए। और आगे अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन अगर बढ़ाना है तो वामन मेश्राम और एच.एन. रेखवाल को बगैर पूछे पॉलिटिकली रिजर्वेशन बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा लेटर अभी भारत सरकार को हम लोगों ने दिया है, क्योंकि इस देश में अगर कोई देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं तो वो आज की डेट में वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं। लेटर भेजा भारत सरकार को। पेपर में क्या न्यूज छपकर आती है? 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया, ये न्यूज नहीं छाप कर आती। पॉलिटिकली आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया, ऐसा नहीं छापते। पेपर वाले भी साले बदमाश है। क्यों बदमाश है? क्योंकि मीडिया अडानी अंबानी इनका मीडिया है। एक एक ब्राह्मण बनियों के 20-20 चैनल है, नेशनल लेवल के पेपर भी उनके ही है। वो पेपर में छापते हैं, क्या छापते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन आरक्षण बढ़ाया गया। लोगों को लगता है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तो लोगों को लगता था कि कांग्रेस ने आरक्षण बढ़ाया, क्योंकि हमारे लोगों को तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है इसके बारे में मालूम नहीं। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन सर्विसेज, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो टाइम लिमिट। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, ओनली 10 ईयर्स, सिर्फ 10 साल के लिए। शिक्षा के रिजर्वेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, नौकरी के रिजर्वेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब तक रहेंगे? शिक्षा का, नौकरी का रिजर्वेशन कब तक रहेगा? जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक रहेगा, जब तक उच्च नीचता का व्यवहार रहेगा तब तक रहेगा, जब तक अछूत का व्यवहार रहेगा तब तक रहेगा, जब तक आदिवासियों का सेग्रीगेशन रहेगा तब तक रहेगा, और जब तक ब्राह्मण है तब तक रहेगा। मतलब रिजर्वेशन अगर ख़त्म करना है तो आज मैं इस मन से कह सकता हूँ कि ब्राह्मण को मरना पड़ेगा। ब्राह्मण मरेगा तभी रिजर्वेशन खत्म होगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर जिंदा रहेगा तो वर्ण व्यवस्था जिंदा रहेगी, जाति व्यवस्था जिंदा रहेगी, अछूत जिंदा रहेगा। जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? इंसान का इंसान होना बहुत अच्छा है,
लेकिन जब कोई इंसान ब्राह्मण बन जाता है शैतान हो जाता है। इसलिए इंसान का इंसान होना अच्छा है, लेकिन इंसान का ब्राह्मण होना वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दास्य अछूत को लागू करना है। तो शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। और पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए कोई आंदोलन नहीं चलता है, कोई मांग नहीं करता है, फिर भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा होते हैं पॉलिटिकली रिजर्वेशन से, जिससे हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन अभी मिला नहीं है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा और वाम से इस देश में रियल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और रियल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ने के लिए बामसेफ ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया कि हर जाति में प्रतिनिधित्व निर्माण होना चाहिए। आज हमारे साथ में करीबन 4200 जाति के लोग जुड़े हुए हैं। सेंट्रल में, स्टेट में, जिला में और गांव देहात तक हर जाति में हम लोग नेतृत्व निर्माण करना चाहते हैं, ताकि वो लीडरशिप अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी। ये जो महापुरुषों का जो अधूरा कार्य है कि हमारे समाज को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस कार्य को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कार्य क्या है? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, इन लोगों ने हमारे आज़ादी का आंदोलन चलाया, जो अभी तक सफल नहीं हुआ। इस देश में 2 आज़ादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का, दूसरा आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन सफल हुआ, जिसका नाम है 15 अगस्त 1947। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो आज़ादी का आंदोलन चलाया वो अभी तक सफल नहीं हुआ, अभी तक सफल नहीं हुआ। इस देश में 2 आज़ादी के आंदोलन चले। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन कौन चला रहे थे? न्यायमूर्ति गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे। क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने हमको गुलाम नहीं बनाया, क्योंकि हम पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे। जो पहले से गुलाम हैं उनको गुलाम बनाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, हम गुलामों के गुलाम थे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आधुनिक भारत में हम 2 ही गुलाम थे, एक अंग्रेजों के और एक ब्राह्मणों के, क्योंकि अंग्रेज आने के पहले हम ब्राह्मणों के पहले से ही गुलाम थे। अंग्रेजों ने इस देश में सिर्फ 150 साल राज किया, लेकिन मुगलों ने इस देश में 650 साल राज किया। जब 650 साल मुगलों ने राज किया तो मुगलों के विरोध में ब्राह्मणों ने आज़ादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया? अंग्रेजों के विरोध में क्यों चलाया? मुगलों के विरोध में क्यों नहीं चलाया? ये समझना बहुत जरूरी है। मुगलों के विरोध में क्यों नहीं चलाया? जिन मुगलों ने 650 साल राज किया, उनके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं चलाया? ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि इस देश में 650 साल राज करने वाले मुगल 3.5% ब्राह्मणों को 40% हिस्सेदारी शासन प्रशासन में देते थे। जब 3.5% ब्राह्मणों को 40 जब मिल रहा था, इसलिए ब्राह्मणों ने मुगलों के विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया। अंग्रेजों के विरोध में क्यों चलाया? उसके 4 कारण हैं। पहला कारण, 1774 में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को अंग्रेजों ने फांसी दी, क्योंकि उसने एक महिला के ऊपर बलात्कार किया था।
भारत में गाय और ब्राह्मण को पूछते हैं। ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा ब्राह्मण ने कि ब्राह्मण भगवान है। ऐसा लिख कर रखा कि देवाधीनस्थ जगत सर्वदा तेचि देव मंत्राधीनच्च तेचि मंत्र ब्राह्मणाच्च तस्माच्च ब्राह्मण देवता। ये संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है? देवाधीनस्थ जगत सर्वदा का अर्थ होता है ये सृष्टि देवों के अधीन है। दूसरे लाइन में लिखा तेचि देव मंत्राधीनच्च, मतलब भगवान मंत्रों के अधीन है, यानी ये सृष्टि का निर्माता भगवान है। भगवान मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण भगवान है। ये ब्राह्मणों ने लिखा। तो ब्राह्मणों ने अगर कोई गुनाह किया या गलती की तो उसको सजा देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमारे लोग आज भी ब्राह्मण को पूजते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने 1774 में नरेंद्र कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी दी। ये पहला कारण, सारे ब्राह्मण टेंशन में आ गए भारत के। दूसरा कारण, जिन ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित रखा था, अंग्रेजों ने 1813 में प्री प्राइमरी एजुकेशन का निर्माण किया। दूसरा कारण, इस वजह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को शिक्षा मिली, इस वजह से छत्रपति शाहू महाराज को शिक्षा मिली, इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा मिली। तीसरा कारण, 1854 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और चौथा कारण, 1918 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए आया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को 1% भी अधिकार नहीं दिया। जिन मुगलों ने 40% हिस्सेदारी दी थी, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मणों को लगा अगर अंग्रेज ज्यादा दिन तक भारत में रहेंगे तो ये जो SC ST OBC जो समाज है, जिनको हजारों सालों से हम लोगों ने शिक्षा से वंचित करके रखा, ज्ञान से वंचित करके रखा, अगर ये जाग जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर इन लोगों को हमारा षड्यंत्र पता चला तो फिर ब्राह्मणों का क्या होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी अंग्रेजों को भगाओ। और भगाने के लिए 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस का पहला सर्वे सर्वा न्यायमूर्ति गोविंद रानडे नाम का ब्राह्मण राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को कह रहे थे कि फुले आप बुद्धिमान हो, अंग्रेजों का राज है, अगर अंग्रेजों को अगर जल्द से जल्द इस देश से भगाते हैं तो भारत आजाद हो जाएगा, तो इसलिए आपको कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो फूले ने कहा ये मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। फिर बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप राजा हो, आप सरी का व्यक्ति, अगर अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त होने का जो आंदोलन चल रहा है, अगर इसमें आप शामिल होते हैं तो देश जल्दी आजाद हो जाएगा। तो शाहू महाराज ने कहा आप ब्राह्मण लोग मेरे सरी के राजा को सोचने नहीं देते, तो मेरी इस भोली भाली जनता का क्या करोगे। जाओ जाओ, मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं होता। और बाबा साहब आम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब के पास में लाला लाजपत राय गए और बाबा साहब को कहे कि मिस्टर आम्बेडकर, अछूत समाज में आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर आप सरी का व्यक्ति अगर इस आज़ादी आंदोलन में शामिल होता है तो अंग्रेजों को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा लाला जी, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए, भारत में आने के बाद मैं देखूँगा मुझे क्या करना है। और बाबा साहब ने लाला लाजपत राय यानी गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और बाबा साहब ने कहा गुलामी में जिनकी हमें बातें सहन नहीं होती, आज़ादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी।
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने क्या कहा? जब तक अंग्रेज माए बाप भारत में हैं तब तक भारत के शूद्र अति शूद्रों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने के लिए जल्दी करनी चाहिए। अब तक कांग्रेस थी, बीजेपी निर्माण नहीं हुई थी, कम्युनिस्ट निर्माण नहीं हुआ था, टीएमसी निर्माण नहीं हुई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बीजेपी, कम्युनिस्ट और टीएमसी का नाम नहीं ले रहा है, ये कांग्रेस का मामला चल रहा था ना तब। अब ब्राह्मणों ने 5 राष्ट्रीय स्तर के संगठन, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ब्राह्मणों ने बनाई। हमारे महापुरुष जो ब्राह्मण आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का, उसमें शामिल नहीं हुए। और आज हमारे लोग उनके झंडे उठा रहे हैं, डंडे पकड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर मामला है। उस वक्त कांग्रेस थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था जो कांग्रेस में जाएगा वो अपनी बाप की औलाद नहीं। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था कि जो कांग्रेस में जाएगा अपने बाप की, खुद के बाप की औलाद नहीं। यानी हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे, जो अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। आज हम लोग गुलाम हैं। इस वजह से क्या हुआ? इस देश का शासक ब्राह्मण होने की वजह से क्या हुआ? जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। अंग्रेज काल में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद आया। अंग्रेज काल में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद आया। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। अंग्रेज काल में एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिला के ऊपर अन्य अत्याचार होता है। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, आजाद भारत में निर्माण हुई। यह हमारी आजादी नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो हमारे आजादी का आंदोलन चलाया वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है आजादी का आंदोलन। पहला अधूरा कार्य क्या है महापुरुषों का? जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन चलाए प्रतिनिधित्व के लिए चलाए कि हमारे समाज को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिले, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, हमारा समाज मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हजारों सालों से गुलाम है, जो आज भी आज़ाद नहीं हुआ। ये आज़ादी का आंदोलन अभी तक, हमारे आज़ादी का आंदोलन पूरा नहीं हुआ। ये 2 नंबर का काम है। तीसरा काम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि मैं अकेला व्यक्ति विदेश गया और वहाँ से पढ़ लिख कर आया तो मेरे बुद्धि का विकास हुआ। ये किस वजह से हुआ? हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से हुआ। ये किस वजह से हुआ? फॉरेन एजुकेशन की वजह से हुआ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा, अगर मेरा इतना विकास हुआ और मैंने इस समाज के लिए इतना किया, अगर मेरे सरीका नौजवान अगर विदेश जाएंगे, पढ़ लिख कर आएंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने फॉरेन एजुकेशन देने के लिए हमारे समाज के 52 स्टूडेंट को विदेश में भेजा। उसमें से पहली बैच जो थी 16 स्टूडेंट को भेजे। कुल बाबा साहब ने 52 स्टूडेंट को भेजा, उनमें से 51 विदेश में ही रह गए। उधर ही मकान बनाए, उधर ही शादी की, उधर ही बच्चे पैदा, इधर आए ही नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति रिटर्न आया, उसका नाम है बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े। वो आया, कांग्रेस में चला गया। कोई फायदा हुआ? बाबा साहब ने सोचा मैं अकेला गया था, अकेला पढ़कर आया तो इस देश का मैंने इतना कल्याण करने का प्रयास किया। अगर मेरे सरीके अगर सैकड़ों बच्चे विदेश जाकर पढ़कर आएंगे और इनको हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन अगर मिलेगा तो ये लोग समाज का आंदोलन चलाएंगे। ऐसी सोच बाबा साहब आम्बेडकर ने रखी थी, नहीं हुआ। ये बात ब्राह्मणों ने समझ ली और ब्राह्मणों ने हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन महंगा कर दिया।
आज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, MBBS 50 लाख रुपए फीस है। MD MS करना चाहते हो 1 करोड़ 2 करोड़ रेट चल रहा है। हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन महंगा होने की वजह से हमारे बच्चे पढ़ने की वजह से उनको फॉरेन एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये मामला है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब आंबेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और उसके अंतर्गत महाराष्ट्र औरंगाबाद में मिलिंद विद्यालय बनाया। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर जीवित नहीं रह पाए, इस वजह से ये कार्य अधूरा है। इसलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने, हम लोगों ने निर्णय लिया और हमने पीपल्स साइंटिफिक एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया और आने वाले दिनों में 5000 तहसील पर हम लोग पीपल्स साइंटिफिक एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों को देने वाले हैं। जैसे बुद्ध काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी विश्वविद्यालय थे, उस लेवल का एजुकेशन हम लोग हमारे बच्चों को देंगे, जहाँ पे हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप होगा और सही क्या है और गलत क्या है इसका दृष्टिकोण हमारे समाज के बच्चों में निर्माण होगा। ये प्लान हम लोगों ने बनाया, यह अधूरा कार्य है। उसके बाद में 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी। बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री। और गांधी जी ने ऐलान किया मिस्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े थे, गांधी जी और नेहरू ने 25,000 खर्चा किए, बाबा साहब को हराए। उस काल के 25,000 आज के करीबन 2.5-3 करोड़ रुपया है। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2,000 रुपए का था। 25,000 गांधी और नेहरू ने खर्चा किया। मतलब पहला भ्रष्टाचार अगर इस देश में किसी ने किया तो गांधी और नेहरू ने किया। बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे। बंगाल के लोगों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि ये बंगाल के लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को बंगाल बुलाया और 4 जिला से चुनाव जीतकर संविधान सभा में भेजा। वो 4 जिले थे, खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीशा। ये 4 जिला से बाबा साहब आंबेडकर चुनाव जीत कर गए और बाबा साहब आंबेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने तो बाबा साहब आंबेडकर ने उस ड्राफ्टिंग कमेटी में करीबन 7 लोग थे। 2 लोग मर गए, 5 रह गए। 2 विदेश चले गए, 3 रह गए। एक दिल्ली से दूर रहता था इसलिए नहीं आता था, 2 रह गए। और एक की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से नहीं आता था। अकेले बाबा साहब आंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और संविधान में टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब आंबेडकर ने 395 लिखी। आर्टिकल 15(4)(16) 4 में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21 335 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, 330 332 के अंतर्गत सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 244 में आदिवासियों के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची, आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, पहला रिजर्वेशन इन प्रीएम्बल्स में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 342 आदिवासी। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, उनके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक यानी 395 आर्टिकल्स में से 63 आर्टिकल्स बाबा साहब आंबेडकर ने हमारे समर्थन में लिखे। संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन अमल करने वाले लोग ब्राह्मण बैठे हुए हैं। अगर संविधान अमल होगा तो हमारी समस्या का समाधान होगा। हम लोग राजा बन जाएंगे, हम लोग हुक्मरान बन जाएंगे, इस देश के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अमल करने वाले लोग ब्राह्मण हैं,
और वो डीएनए के आधार पर विदेशी है। वो लोग जानते हैं अगर ये लोग राजा बन जाए, ये लोग हुक्मरान बन जाए तो इनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनके वोट ज़्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज़्यादा होते हैं राज उनका रहता है। तो संख्या के आधार पर ब्राह्मणों का राज नहीं रह सकता, इसीलिए ब्राह्मण संविधान अमल ही नहीं करता। अगर संविधान अमल नहीं होगा तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? नहीं होगा। 26 नवंबर 1949 में संविधान, जब संविधान सभा में बहाल किया दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में, तो ब्राह्मणों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने 11 दिसंबर 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान जलाया और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा जलाई। और 2018 में शर्मा नाम के ब्राह्मण ने जंतर मंतर पर संविधान जलाया। संविधान हमारे समर्थन में है। और वो लोग अभी संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं और इस देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं। रोड पर गाड़ी, ये मेरा उदाहरण ध्यान रखिए जिंदगी में, रोड पर गाड़ी चलाने का अधिकार आपको भी है, ब्राह्मण को भी है। सिर्फ तय करना है स्पीड किसकी बढ़ानी है। आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो मंजिल तक पहले आप पहुंचोगे। आप पहुंचोगे तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करोगे। अगर ब्राह्मण ने अगर स्पीड बढ़ाई और वो पहले पहुंच गया तो मनुस्मृति लागू करेगा। रोड पर गाड़ी चलाने का अधिकार आपको है, ब्राह्मणों को भी है ना। हमारे लोग स्पीड नहीं बढ़ाते। जो स्पीड बढ़ा रहा है, जो स्पीड बढ़ा रहा है उसके एक्सीलेटर का वायर निकालने का काम करते। साले इतने होशियार लोग हैं। समझ में आ रहा है मामला? हमारे लोग स्पीड बढ़ाते नहीं, जो बढ़ा रहा है उसके एक्सीलेटर का वो वायर जो है वो निकाल देंगे। ये उदाहरण से आपको जीवन में अपनी सीख लेनी चाहिए। संविधान खतरे में है। अगर ब्राह्मण मंजिल तक पहुंच गया पहले तो मनुस्मृति लागू होगी। पहले क्या था? पीछे मटका था, पीछे झाड़ू था, अब कमर में बंदूक आ गई संविधान की वजह से। आगे झाड़ू था तो टाई लटक रही है। अब न्यू टेक्नोलॉजी है, पता नहीं अभी क्या होगा एडवांस। अगर मनुस्मृति लागू हुई तो क्या होगा कुछ बताया नहीं जा सकता। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, एक्सीलेटर का जो वायर है वो आप लोगों को निकालना नहीं है। जो स्पीड पकड़ रहा है उसको मोटिवेट करो। जितना जल्दी आप लोग मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम करोगे और लोगों को मोटिवेट करोगे, उतना ज्यादा जल्दी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी इस देश में इक्वलिटी लागू होगी, उतना जल्दी इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर ब्राह्मण पहले अगर पहुंच गया तो निश्चित रूप से इस देश में मनुस्मृति लागू होगी। संविधान को खत्म करके ब्राह्मण इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहता है। यह अधूरा कार्य है कि अधिकार संविधान में है, अमल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने राजा किसी और को बनाया है। आखिरी बात बताते हुए मैं मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, यह आंदोलन कोई एक जिला का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन कोई एक राज्य का आंदोलन नहीं था, क्योंकि समस्या देशव्यापी है, समस्या राष्ट्रव्यापी है। इसलिए आपका आंदोलन देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। आपका आंदोलन स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर आप आंदोलन चला रहे हो और काम दुश्मन के इशारों पर कर रहे हो तो कौन सा आंदोलन आप चला रहे हो? आंदोलन आप चला रहे हो, मदद दुश्मन से ले रहे हो, फिर भी आप समाज को आज़ाद नहीं करा सकते।
आंदोलन आप चला रहे हो और बोली दुश्मन की बोल रहे हो, फिर भी आप समाज को आज़ाद नहीं कर सकते। इसीलिए आंदोलन भी हमारा होना चाहिए, संगठन भी हमारा होना चाहिए, नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी भी हमारी होनी चाहिए और साधन और संसाधन भी हमारे होने चाहिए, तब जाकर हम लोग समाज को आज़ाद करा सकते। इसीलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा पिछले 42 साल में हम स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी आंदोलन इस देश में हम लोग चला रहे हैं। अगर दुश्मन से आप सहारा लोगे तो दुश्मन इशारा करेगा, दुश्मन का इशारा नहीं मानोगे तो सहारा निकाल देगा। इसलिए खुद के बलबूते पर इस आंदोलन को हम लोगों को चलाना होगा। एक आंदोलन है, एक आंदोलन की ज़रूरत है, आंदोलन है, आंदोलन की ज़रूरत है। गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चलने वाली नहीं है। इस बंगाल में आज की डेट में हमारे 5 ऑफिसेस हैं, करीबन 11 फुल टाइमर है, 2 भवन है, एक पेपर चलता है मूल निवासी मुक्ति वार्ता, 2 4 व्हीलर चल रही है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जो घर का मुखिया होता है उसको मालूम होता है उसके परिवार को चलाने के लिए महीने का कितना लगता है। आज बंगाल में जो संगठन का कार्य चल रहा है, प्रतिदिन 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है, महीने का 3 लाख। कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया है बंगाल के लोगों ने? हैं 10,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है आंदोलन का, महीने के 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। भाषण देने से ही क्रांति होने वाली नहीं है। जो आंदोलन आप लोग चलाना चाहते सिर्फ इतना ही है जितना आपको बताया, 5 ऑफिस, 2 भवन, 11 फुल टाइमर, 1 पेपर, 2 4 व्हीलर, 2 2 व्हीलर भी चल रही है, कार्यकर्ता ने दी हुई। अब अंदाजा लगाइए, इस बंगाल में 23 जिले हैं और 341 ब्लॉक है, और आने वाले 5 साल में हम लोग 23 जिलों में 23 ऑफिस, 341 ब्लॉक में 341 ऑफिस और 500 फुल टाइमर की फौज हम लोग बंगाल में खड़े करने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए खर्चा कितना आएगा। है कि नाम की सरकार रहेगी, टाइटल सरकार है। सरकार बनाना चाहते हो और साधनों का निर्माण नहीं करना चाहते तो सरकार कैसे बनाओगे? हैं कैसे बनाओगे? सरकार हवा में बनेगी। इतना चल रहा है तो 10,000 प्रतिदिन खर्चा है। और जब 341 ब्लॉक में जब ऑफिसेस हो जाएंगे और एक एक फुल टाइमर को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो आप लोग अंदाजा लगाइए बंगाल में करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है आंदोलन चलाने के लिए। इसलिए मैंने रोड का उदाहरण दिया। आपको भी गाड़ी चलाने का अधिकार है, ब्राह्मणों को भी है। आप अपनी गति बढ़ाओगे तो पहले पहुंचोगे। सोशल मीडिया का सेंटर हम लोगों ने कलकत्ता में निर्माण किया और हर जिला में 2-2 लोगों को हमने सोशल मीडिया का प्रतिनिधि के तौर में हम लोगों ने नियुक्त किया। एक सेंटर हम लोगों ने खड़ा किया, 3 लाख रुपए खर्चा आए हम लोगों को, और ये पैसा सेंट्रल ने प्रोवाइड किया। अब 5 राज्यों में सोशल मीडिया के सेंटर बने हुए हैं। बंगाल में बना, बिहार में बना, यूपी में बना, महाराष्ट्र में बना, अभी ओडिशा में काम एंडिंग पर आ गया, और हर राज्य में कैपिटल में हम लोग सोशल मीडिया आने वाले दिनों में खड़े करने वाले हैं। मेश्राम साहब ने कहा 42 साल की जिंदगी मैंने संगठन खड़ा करने में लगाई, अब आने वाले 10 साल मैं सोशल मीडिया के लिए लगाऊंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए, स्टेट लेवल का सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए सेंट्रल से निधि प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर कमिश्नरी लेवल का सोशल मीडिया खड़ा करेंगे, फिर जिला स्तर का सोशल मीडिया, फिर सब डिवीजन का, फिर ब्लॉक का, और इस प्रकार से जीपी तक हमारा सोशल मीडिया खड़ा रहेगा। अगर आत्मनिर्भर स्वावलंबी अगर आंदोलन हम लोगों को चलाना है, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया
आत्मनिर्भर आंदोलन चलाया। उनके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था, जो बोलते थे अमल करते थे। हमारे लोग नाम बाबा साहब आंबेडकर का लेते हैं, नाम हरचांद गुरचांद ठाकुर का लेते हैं, नाम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले छत्रपति शाहू महाराज का लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? जय भीम। और जय भीम बोलो किधर भी चलो, साला बीजेपी में चलो, कांग्रेस में चलो, टीएमसी में चलो, कम्युनिस्ट में चलो, जिधर मौका मिले साला उधर चलो, लेकिन जय भीम बोलो, कुछ मत करो। ये कथनी और करनी जो आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोल रहे हो उस पर अमल होना चाहिए, तब जाकर आप आंदोलन करोगे। आपकी बोली भाषा भी अपनी होनी चाहिए, आपका लिखान भी अपना होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को जो बातें बता रहे हैं कि महापुरुषों का जय जयकार करने से मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो जो अधूरा कार्य है वो पूरा करने के लिए हम लोगों को टाइम, टैलेंट, मनी लगाना होगा। दुनिया में आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: टाइम, टैलेंट, मनी। समय देने वाले लोगों को तैयार करना होगा, पैसा देने वाले लोगों को तैयार करना होगा, क्योंकि दुश्मन निजीकरण करके हमारे समाज के रिसोर्सेज खत्म किया जा रहा है। और बुद्धि देने वाले लोगों को भी हम लोगों को तैयार करना होगा। जो जितना समय दे सकता है उतना समय उससे लो, जो पैसा दे सकता है उससे पैसा लो, जो बुद्धि दे सकता है उसको उसकी बुद्धि हम लोग ले सकते हैं। टाइम, टैलेंट, मनी के आधार पर इस देश में आज़ादी का आंदोलन चलाया जा सकता है। तो हमें आत्मनिर्भर आंदोलन चलाना होगा। दूसरा, ब्राह्मणों का मौलिक सिद्धांत है, उसका एक चरित्र है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हमको गुलाम बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बना कर रखा, कन्याकुमारी के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा, गुजरात के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा, बंगाल के लोगों को वैसे ही गुलाम बना कर रखा। उसका तरीका एक ही है। आरक्षण पूरे देश भर में खत्म हो रहा है, निजीकरण पूरे देश भर में आया है, किसान की आत्महत्या पूरे देश भर में हो रही, महिलाओं के पर अत्याचार पूरे देश भर में हो रहा है, एनआरसी पूरे देश भर में लागू हो रही है या नहीं? तो समस्या आपकी देशव्यापी है, संगठन आपका जिला व्यापी रहेगा, संगठन आपका राज्य व्यापी रहेगा, तो ये देशव्यापी समस्या का समाधान आप कर पाओगे। पत्थर को अगर सिर मारोगे, ये पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में, पुलिस ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मिलिट्री ब्राह्मणों के नियंत्रण में, पैरामिलिट्री ब्राह्मणों के नियंत्रण में, बंदूक उनके पास में, गोली उनके पास में, दंडा उनके पास में। ये पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। अगर पत्थर को एक आदमी सिर मारेगा तो नुकसान सिर का होगा। इतना समझ में नहीं आता हमारे लोगों को। व्यवस्था देशव्यापी है, संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए। आइसोलेशन में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा सत्यानाश होगा, क्योंकि जो लोग आइसोलेशन में काम करते हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया। बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई संगठन नहीं है, ये एक मंच है, क्योंकि हमारा समाज जातियों में बांटा हुआ है और संगठनों में बटा हुआ है। लाखों संगठन हमारे समाज में निर्माण हुए हैं। इस वजह से टाइम, टैलेंट, मनी डिवाइड हो चुका है। अगर आप लोग इस देश में, अगर हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो मैं सभी संगठनों को एक बात कहना चाहता हूँ इस मन से कि आप अपना डंडा, झंडा, डेंडा बरकरार रखो। अगर संगठन आप लोगों ने बनाया है तो अपना झंडा बरकरार रखो, डंडा बरकरार रखो, एजेंडा बरकरार रखो। लेकिन जो समाज की कॉमन मिनिमम समस्या है कि समाज मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम बना हुआ है, इस कॉमन मिनिमम समस्या के आधार पर हम लोग इस देश में इकट्ठा हो सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं। अगर एक मंच पर अगर लाखों
डंडे, लाखों झंडे, लाखों एजेंडे लेकर अगर एक मंच पर अगर आप आते हो तो इस देश में हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तभी हम लोग महापुरुषों का जो जयंती कार्यक्रम आज यहाँ पर मनाया जा रहा है और जिसके द्वारा ये संदेश आप लोगों को दिया जा रहा है कि ये क्या है कि प्रतिनिधित्व हमारे समाज को अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, हमारे समाज अभी तक गुलाम हैं। तीसरा, हमारे समाज को हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन की ज़रूरत है। चौथा, हमारा समाज जो है हम लोगों को स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी आंदोलन खड़ा करना होगा। और आखिरी, इस देश में राष्ट्रव्यापी समस्या है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना होगा, तभी महापुरुषों का उद्देश्य सफल होगा। मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई उस बातों पर हम लोग अमल करेंगे। ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। रहोगे, इतना कहते हुए मेरी बात को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद।